बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ अवान। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 में हम इम्यूनिटी को डिस्कस कर रहे हैं और अब आपको इम्यूनिटी की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि इम्यूनिटी हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सलाहियत है जिसके जरिए वो किसी भी एंटीजन को रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है, या हम कह सकते हैं डिफेंस प्रोवाइड करता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन बॉडी को इम्यून सिस्टम है वो 3 तरीकों से मिलता है और आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का सेकंड पार्ट है। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एक्चुअली जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके हमारे पास कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स में हमारे पास किलिंग सेल्स आती हैं। नाउ जो किलिंग सेल्स हैं उसमें मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं और साथ साथ में नेचुरल किलर सेल्स हैं, जिसको पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ में स्टूडेंट्स, जो सेकंड कंपोनेंट है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसकी डिटेल्स में हम आज जाएंगे। और उसके साथ साथ जो थर्ड कंपोनेंट है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का, दैट इज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसमें हमारे पास जो चौथा रिस्पॉन्स आता है दैट इज व्हाट, द फीवर। सो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे अबाउट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? डियर स्टूडेंट्स, याद ये रखना है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो कि कंपोनेंट है, एक हिस्सा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का, ये एक्चुअली क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं और साथ साथ में ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। कौन से सेल्स? व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनके ऊपर मौजूद होती हैं क्या? एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन से पता ये चला कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इसमें 2 मेन चीजें मौजूद हैं। नंबर 1 इज द प्रोटीन्स एंड द सेकंड वन इज द व्हाइट ब्लड सेल्स। लेकिन याद रखना है कि वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि एंटीबॉडीज को कैरी करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में आपके पास 2 मेन एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इज द प्रोटीन। और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? दैट इज द एंटीबॉडीज। नाउ स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन ब्लड है उसमें हमारे पास बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन उन प्रोटीन्स में से कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। और वो प्रोटीन्स की तादाद कितनी है? वो तकरीबन 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, जो कि तमाम की तमाम जो है वो ब्लड में पाई जाती हैं और ये ब्लड में कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलेट कर रही होती हैं। उसके साथ साथ ये जो 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हिस्सा है, ये एक्चुअली ब्लड में क्या होती है? दे आर व्हाट? इन द ब्लड दे आर इनएक्टिव। ब्लड में ये इनएक्टिव होती हैं, किसी किस्म की एक्टिविटी शो नहीं करती और दे आर फाउंड इन द ब्लड। जबकि इन प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन है, इनकी जो सिंथेसिस है, वो एक्चुअली कहां पे होती है? इट अकर्स इन द लिवर। इट अकर्स व्हाट? इन द लिवर। सो लिवर एक्चुअली हमारे पास वो ऑर्गन्स है जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ये 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को बनाता है। और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो दूसरा हिस्सा है दैट इज व्हाट? एंटीबॉडीज। नाउ स्टूडेंट्स, जो एंटीबॉडीज हैं ये भी प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? ये वाली जो प्रोटीन्स हैं जिनको एंटीबॉडीज कहा जाता है, ये एक्चुअली किसी भी एंटीजन को किल, उसको मारने में हेल्प करती हैं। और एंटीबॉडीज को इम्यूनोलॉजी में दूसरा क्या नाम दिया जाता है? दे आर कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, इम्यूनोग्लोबुलिन बी है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम है। नाउ जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की हैं, इनको एक्चुअली बनाता कौन है? इनको जो सेल्स बनाते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? बी लिम्फोसाइट्स। सो ये एंटीबॉडीज और साथ में ये 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं ये मिलकर काम करती हैं और ये क्या बनाती हैं? दे मेक द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नाउ आपके जहन में आ रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक्टिव कैसे होती हैं, एंटीबॉडी फंक्शन कैसे करती है, तो इसकी डिटेल हम आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करते जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये किस चीज के तौर पे काम करता है? एज ए सपोर्टर काम करता है, सहारे के तौर पे काम करता है फॉर द इम्यून सिस्टम। और उसके साथ साथ ये सलाहियत बढ़ाता है, एनहांस द एबिलिटी, ये सलाहियत बढ़ाता है, कारकर्दगी बढ़ाता है किनकी? एंटीबॉडीज की और साथ में फैगोसाइटिक सेल्स की।
ना आपको पता होना चाहिए कि फैगोसाइटिक सेल्स कौन से हैं। इनमें हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं और मैक्रोफेजेस के फंक्शंस क्या हैं, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। सो वो जो प्रोटीन्स हैं वो शायद आपके पास बाजों का हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स भी होते हैं। सो जो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है किसको, एंटीबॉडी के फंक्शन को, और साथ साथ में फैगोसाइटिक सेल्स को कैसे ये सपोर्ट करता है डायग्रामेटिकली हम सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड में पढ़ेंगे। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स जो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोटीन्स हैं व्हाट दे डू, दे आल्सो प्रोमोट द इन्फ्लेमेशन, दे आल्सो प्रोमोट व्हाट, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन के बारे में डिटेल्स हम जाएंगे, लेकिन जनरली क्या है कि जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे दर्द होगा, कहीं पे जलन होगी, कहीं पे सूजन होगी, या कोई भी जगह जो है वो वार्मथ वहां पे आएगी, रेडनेस वहां पे आएगी, सो इन तमाम रिस्पॉन्सेस को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा, जलन नहीं होगी, सूजन नहीं होगी, या खारिश भी इसमें आती है, उसके साथ साथ कोई भी जगह रेड नहीं होगी, तब तक हमें उस प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। जैसे एक शायर फरमाते हैं अपने एक मिसरे में कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। सो ये जो शेर है ये इसमें एक्चुअली बताया गया है कि इंसान को दर्द के लिए पैदा किया गया है, वरना जो इबादत है उसके लिए तो फरिश्ते भी मौजूद हैं। सो जो पेन है, जो दर्द है, ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुज है क्योंकि दर्द हमें बताता है कि तकलीफ कहां पर है, क्यों है और उसको ट्रीट कैसे करेंगे। सो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कौन करता है, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसमें दोबारा से मैं कह रहा हूं प्रोटीन शामिल है और व्हाइट ब्लड सेल्स शामिल है, लेकिन वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि एंटीबॉडीज को कैरी करेंगे। ना उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स जो ये प्रोटीन्स हैं, जो ये एंटीबॉडीज हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हिस्सा है, व्हाट दे डू, दे एक्चुअली अटैक द पैथोजेंस। एंड पैथोजेंस की किस साइट पे ये अटैक करते हैं, दे अटैक ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि जो कोई भी पैथोजन है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, या हम कहें कि हमारे पास फंजाई हैं, प्रोटिस्ट हैं ना, उनमें सेल वॉल भी मौजूद होती है और सेल मेम्ब्रेन ना, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो ये जो प्रोटीन्स हैं व्हाट दे डू, ये एक्चुअली अटैक करती हैं किसके ऊपर, उस पैथोजन की सेल वॉल या उस पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन पे। सो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुज है जिसमें प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं। ये करती क्या है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट देती है, एंटीबॉडीज की हेल्प करती है, मैक्रोफेजेस की हेल्प करती है, इन्फ्लेमेशन को कॉज करती है, और साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ऑफ द पैथोजन पे अटैक होती है और उनको किल करती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये जो चारों के चारों पॉइंट्स हम यहां पे डिस्कस किए हैं ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं। सो इसके लिए हम मूव करते हैं टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स जो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हमने बात की कि इसमें प्रोटीन शामिल हैं, इनमें व्हाइट ब्लड सेल शामिल हैं, एंटीबॉडीज शामिल हैं, और ये करती क्या है, किसी भी एंटीजन को किल करती है, इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती है, और किसी भी एंटीजन या पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल पे अटैच होती है। सो हाउ डू दे वर्क, उसकी तरफ आते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल यहां पे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ये ब्लैक सर्कल आपको नजर आ रहा है, जिसको थोड़ा सा शेडेड कर रहा हूं विद ब्लू लाइन, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज एन एंटीजन। सो जब भी कोई एंटीजन हमारी ब्लड में आ जाता है तो इसका मतलब वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर चुका है। सो व्हाट वुड हैपन कि इस एंटीजन के ऊपर ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको ब्लड में ऑलरेडी मौजूद एंटीबॉडीज पहचानती हैं, ब्लड में ऑलरेडी मौजूद एंटीबॉडीज पहचानती हैं। सो यहां पर जो ये आपको वाई शेप नजर आ रही है ये एक्चुअली एंटीबॉडीज हैं। ये वाई शेप क्या है, दे आर व्हाट, एंटीबॉडीज। सो यहां पे आपको एज एमसीक्यू याद भी रखना है कि एंटीबॉडीज की शेप कैसी होती है, इट इज व्हाट, वाई शेप, वाई शेप के होंगे। सो ये एंटीबॉडीज जो है जैसे ही एंटीजन की स्पेसिफिक साइट पे बाइंड होंगे, सो जो ये एंटीबॉडीज हैं इनको पहचानता कौन है, इनके साथ फिर कौन बाइंड होता है, इनके साथ एक दूसरी प्रोटीन बाइंड होती है जिसको यहां पे नंबर 2 से शो किया गया है। ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन है जो कि ब्लड में ऑलरेडी पाई जाती है। सो जैसे ही ये नंबर 2 प्रोटीन
एंटीबॉडीज के साथ बाइंड होगी। सो इस नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को ब्लड में ऑलरेडी मौजूद एक दूसरी प्रोटीन होगी जो कि इसके स्ट्रक्चर को पहचानेगी और उसके साथ बाइंड होगी। सो यहां पे जो नंबर 3 प्रोटीन है, इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज बाइंडिंग टू दी प्रोटीन नंबर 2 और ये प्रोटीन नंबर 2 एंटीबॉडीज के साथ अटैच है। नाउ जैसे ही ये प्रोटीन नंबर 3 प्रोटीन नंबर 2 के साथ बाइंड होगी, सो ये प्रोटीन नंबर 3 जो है ये एक्टिवेट करेगी। जैसे कि हमने पीछे लेक्चर में बात की कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो प्रोटीन्स हैं वो ब्लड में इनएक्टिव होती हैं, लेकिन तरतीबवार वो एक्टिवेट होती जाती हैं। सो एंटीबॉडीज की वजह से प्रोटीन नंबर 2 जो है ये एक्टिवेट हुई, प्रोटीन नंबर 2 की वजह से प्रोटीन नंबर 3 एक्टिवेट हुई, वो उसके साथ बाइंड की। प्रोटीन नंबर 3 की वजह से जो प्रोटीन नंबर 4 है वो एक्टिवेट होगा, ब्लड में ऑलरेडी मौजूद होगा। ये जो फुल प्रोटीन्स हैं और साथ में एंटीजन ब्लड में मूव कर रहा होगा और भी प्रोटीन्स आएंगी। सो जैसे ही प्रोटीन नंबर 4 को 3 मिलेगी उसके साथ बाइंड करेगा, प्रोटीन नंबर 4 के साथ 5 बाइंड करेगा, 5 के साथ 6, 6 के साथ 7, 7 के साथ 8, 8 के साथ 9 और इस तरीके से सीक्वेंशियली तरतीबवार प्रोटीन्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच होती जाएंगी। तो यहां पे आप ये समझ लें कि अब ये हमारे पास जो एंटीजन है इसके साथ ये एक जंजीर आ गई है प्रोटीन्स की। ये क्या आ गई है? जंजीर आ गई है एक प्रोटीन्स की। जैसे कि हम कहें कि भाई कोई कुत्ता है, उसको आपने जंजीर से बांधा हुआ है ताकि वो नुकसान ना पहुंचा सके। सो इसी तरह यहां पे आप एंटीजन समझे कि कुत्ता है और ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक्चुअली क्या है? ये वो जंजीर है जो कि सीक्वेंशियली तरतीबवार एक दूसरे के साथ अटैच हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता से ये जो प्रोटीन्स हैं ये कवर करना शुरू कर लेती हैं, ये सराउंड करना शुरू कर लेती हैं एंटीजन की सेल वॉल या एंटीजन की मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये प्रोटीन्स करती क्या है? दे बर्स्ट द सेल, सेल को ये फाड़ देती हैं। सो इसमें से एक एग्जांपल के तौर पे हम इस प्रोटीन को क्या बोल सकते हैं? इट कैन बी कॉल्ड एज परफोरिन, जो कि कल हमने बात की थी कि परफोरिन्स एक्चुअली क्या है, इनको किलिंग सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और ये परफोरिन्स एक्चुअली एंटीजन्स में सुराखें कर देती है। सो जैसे ही ये जंजीर प्रोटीन्स की जो कि तरतीबवार एक्टिवेट होती जाती है, ये उस एंटीजन को सराउंड करती है, उसके ऊपर कोट की फॉर्म में आ जाती है और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में ये सुराखें कर देती है, जिसकी वजह से जो एंटीजन है इट बर्स्ट एंड इट डाइज। सो इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करता है कि जंजीर से जंजीर मिलती जाती है, कड़ी से कड़ी मिलती जाती है। एक प्रोटीन्स को एक्टिव करता है दूसरा, दूसरे को तीसरा, और इसी तरह ये जो प्रोटीन्स हैं ये एंटीजन को सराउंड करती हैं और उसको डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर किल करना शुरू कर देती हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पे आपके शो किया गया है कि जो ये नंबर 1 है दिस इज एंटीबॉडी। यहां पे मैंने एज एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन जी को लिया है। फिर आपके पास नंबर 2 है। सो ये जो नंबर 2 प्रोटीन है ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की ये पहली प्रोटीन है। अब प्रोटीन नंबर 3 से लेकर प्रोटीन नंबर 10 तक जो आपके पास ये प्रोटीन्स हैं ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट कैस्केड है। कैस्केड का यहां से मतलब क्या है? कैस्केड को सिंपल हम बोल सकते हैं क्या? जंजीर बोल सकते हैं। सो प्रोटीन्स का एक तरतीबवार जंजीर आती जाती है और उसके बाद जो 11th है, उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं ये एक्चुअली क्या है? दे आर सिलेंड्रिकल कॉम्प्लेक्स। एक सिलेंड्रिकल की फॉर्म में प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स होगा जो कि इंसर्ट होता है, खुद को घुसेड़ता है किसमें? सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में, और अल्टीमेटली उसकी वजह से एंटीजन की क्या होती है? बर्स्टिंग होती है। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करता है। नाउ स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो एंटीजन है उसके साथ सबसे पहले कौन बाइंड कर रहा है? एंटीबॉडी बाइंड कर रहा है। नाउ इस एंटीबॉडी को प्रिपेयर कौन करता है? इस एंटीबॉडी को प्रिपेयर करते हैं बी लिम्फोसाइट सेल्स, जिनको हम बी सेल्स भी बोलते हैं। अब होता यह है कि जैसे ही कोई एंटीजन, कोई भी, मैं ये कहूं कि भाई जिंदगी में पहली बार कोई एक बैक्टीरिया किसी इंसान के जिस्म में गया तो उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती। तो होता यह है कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो उस एंटीजन को इनगल्फ करती हैं अपनी सरफेस के ऊपर। जैसे यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि एंटीजन है, उसको इनगल्फ करती हैं ये मैक्रोफेजेस और उसको एक्सप्रेस करती हैं किसके ऊपर? अपनी सरफेस के ऊपर। नाउ जो ये एंटीजन एक्सप्रेस हो जाता है
फिर कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है एंटीजन को पास करते हैं टू द टी सेल्स और बी सेल्स। नाउ जो टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं ये एक्चुअली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट्स हैं। और बी सेल क्या करेगा, इस एंटीजन के खिलाफ क्या करेगा, इट विल मेक द एंटीबॉडी, जिसको मैं यहां पे एब्रिविएट कर रहा हूं विद ए बी। नाउ जैसे ही ये एंटीबॉडी बनेगी, ये एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीजन के साथ बाइंड होगा और ये जो बी सेल्स हैं ये इस एंटीजन को याद भी रखेंगे। सो अगर हफ्ते बाद दोबारा एंटीजन बहुत तेजी से आ जाता है तब ये प्रोसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में एंटीजन नया था, उसको प्रेजेंट किया टू द बी सेल, बी सेल ने क्या किया, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाई। अब चूंकि बी सेल उस एंटीजन को याद रखेगा और एंटीबॉडीज भी ऑलरेडी मौजूद होंगी, सो जैसे ही एंटीबॉडीज उस एंटीजन के साथ दोबारा बाइंड करेंगी, उन एंटीबॉडीज के साथ प्रोटीन्स बाइंड करना शुरू हो जाएंगी और सीक्वेंशियली व्हाट वुड हैपन कि जो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं ये उस एंटीजन को सराउंड करेंगी और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उनके अंदर घुसने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से जो एंटीजन है इट विल बर्स्ट आउट, वो फटेगा और इस तरीके से जो एंटीजन है वो हमें बीमार नहीं कर सकेगा। सो स्टूडेंट्स याद ये रखना है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट्स होती हैं सीक्वेंशियली, तरतीबवार। जैसे ये एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये कवर करती हैं, कोट करती हैं एंटीजन को ताकि उसको किल करें या रेप्लिकेशन को स्टॉप करें। कैसे, इसकी तरफ मैं आऊंगा। और उसके साथ साथ ये जो प्रोटीन्स हैं ये मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करती हैं। फॉर एग्जांपल एंटीजन है, उसके साथ ये डिफरेंट प्रोटीन्स बाइंड की, इसकी वजह से मैक्रोफेज को पता चलेगा, क्योंकि मैक्रोफेज के ऊपर भी इन प्रोटीन्स को पहचानने वाली साइट होती है। सो जैसे ही ये प्रोटीन इसके साथ बाइंड करेगी सो मैक्रोफेजेस को पता चल जाएगा और वो जाके इस एंटीजन को एनगल्फ करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा अपनी सरफेस के ऊपर और उस एंटीजन को प्रेजेंट कर देगा टू द बी सेल। और बी सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे और वो एंटीबॉडीज इस तरीके से जाकर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स की मदद से उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स इस डिटेल में यहां पे मैंने स्टॉप हुआ कि रेप्लिकेशन स्टॉप होती है। एंड व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन हम बोलते हैं डिवीजन को। फॉर एग्जांपल हम वायरसेस की बात करें, सो जो वायरसेस हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकती हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम से एस्केप हो सकती हैं। उसकी वजह क्या है कि वायरसेस की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं, वायरसेस की आउटर कैप्सिड के ऊपर या उसकी न्यूक्लियो या उसके हम बोल सकते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर है जो कि ज्यादातर लिपोप्रोटीन से बनी होती है, वो जो प्रोटीन्स हैं उनको इम्यून सिस्टम पहचान नहीं सकता, क्योंकि इम्यून सिस्टम के पास एंटीजन को डिटरमाइन करने वाली साइट्स नहीं होती। सो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमारे पास एक दूसरा मैकेनिज्म चलता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसको हम थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड में पढ़ेंगे। सो ये क्वेश्चन हुआ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो वायरस है वो इम्यून सिस्टम को इसलिए एस्केप कर जाता है कि वायरस के ऊपर ऐसी जगह नहीं है ताकि इम्यून सिस्टम उसको पहचान सके। लेकिन वायरस जब किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है, वायरस किसी भी सेल को जब इन्फेक्ट करता है, सो इन्फेक्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से उस वायरस के खिलाफ क्या होता है, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होता है, ऐसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आती है कि वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं वो वायरस की सरफेस के ऊपर बाइंड कर जाती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करती हैं, वायरस की सरफेस के ऊपर बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से वायरस जो है वो मजीद आगे जाके सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता और उसकी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है। फिर अगर वायरस ब्लड में मौजूद भी होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, इनएक्टिव बोलेंगे, वो बीमारी कॉज नहीं कर सकेगा। तो वायरसेस के खिलाफ हमारी बॉडी कैसे इम्यून सिस्टम शो करती है या वायरसेस की रेप्लिकेशन कैसे स्टॉप होती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जरिए। बट कैसे के आंसर के लिए हम जाते हैं टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउडेज स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि फाइट करती हैं, जो कि एंटीजन्स के साथ बाइंड होती हैं, उनको किल करती हैं। सो इन्हीं प्रोटीन्स में से एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, जिनको क्या कहा जाता है, इंटरफेरॉन्स कहा जाता है। और इंटरफेरॉन्स हमारे पास वो प्रोटीन्स हैं जो कि वायरस की रेप्लिकेशन को स्टॉप करती हैं। कैसे?
फॉर एग्जाम्पल हम HIV की बात करें, HIV वायरस की बात करें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ना, उसके स्ट्रक्चर आप लोग पीछे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, वायरस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो उसमें एक्चुअली होता यह है कि जो HIV का स्ट्रक्चर है उसमें आउटर साइड पे वी हैव व्हाट, लिपोप्रोटीन्स। उन लिपोप्रोटीन्स पे स्पाइक्स मौजूद होती हैं। लिपोप्रोटीन्स के अंदर वाली साइड पे कैप्सिड होता है और कैप्सिड के अंदर RNA मौजूद होता है और साथ में एंजाइम्स होते हैं। उनमें से एक एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करता है क्या है कि वो HIV जो RNA है उसको DNA में बदलता है। जो HIV का DNA है वो हमारे DNA में रिकंबाइन होता है, रेप्लिकेशन करता है, कॉपीज बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, नए HIV वायरसेस बनते हैं और वो HIV वायरसेस जो है वो सेल को फाड़ कर निकल जाते हैं और मजीद जो CD4 सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। सो ऐसे वायरसेस का मुकाबला करने के लिए आपके पास क्या होती हैं, इंटरफेरॉन्स होती हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का ही हिस्सा है। सो व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? इंटरफेरॉन्स एक्चुअली वो नेचुरल प्रोटीन्स हैं जिनको सेल्स बनाते हैं। कब? जब वायरल इंफेक्शन होती है। जब क्या होती है? वायरल इंफेक्शन। नाउ इस डेफिनेशन में बात हम कर रहे हैं प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन रिस्पॉन्स टू वायरल इंफेक्शन, कि जब वायरस का इंफेक्शन होगा तभी इंटरफेरॉन्स बनेंगी। जब तक वायरस का इंफेक्शन नहीं हुआ होता, जब तक वायरस सेल के अंदर आया नहीं होता, जब तक वायरस ने सेल को डैमेज नहीं किया होता, तब तक ये इंटरफेरॉन्स बनती नहीं है। उसके साथ साथ ये जो इंटरफेरॉन्स हैं जब ये पैदा होती हैं सो ये वायरस की रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करती हैं। जैसे मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात की कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज HIV के वायरस जो RNA है उसको cDNA में बदलता है। सो ये इंटरफेरॉन्स जो है उस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से RNA DNA में चेंज नहीं होता। जब RNA cDNA में चेंज नहीं होता सो मतलब वायरस जो है वो अब इंफेक्शन कॉज नहीं कर सकता। सो डिफरेंट तरीकों से ये वायरसेस के रेप्लिकेशन को रोकते हैं। एंजाइम्स के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, वायरस की जो सरफेस है उस पर भी बाइंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वायरस को होस्ट डिटरमाइन होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोटीन्स के साथ भी ये इंटरफेरॉन्स बाइंड कर जाती हैं जो कि वायरस के स्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। अब अगर वो प्रोटीन्स अच्छे तरीके से नहीं बनेंगी, ऑटोमेटिकली वायरस रेप्लिकेशन और वायरस इंफेक्शन क्या होगा, इट विल बी स्टॉप्ड। नाउ जो इंटरफेरॉन्स है हमारे पास 3 टाइप्स की होती है ह्यूमन बॉडी में, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा। जो इंटरफेरॉन अल्फा है और इंटरफेरॉन बीटा है इनको प्रोड्यूस कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। और कुछ हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज होती है लाइक फाइब्रोब्लास्ट है, वो भी इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा को प्रोड्यूस करती हैं। साथ में जो इंटरफेरॉन गामा है इसको प्रोड्यूस कौन करेगा? टी सेल्स करेंगे। लेकिन याद ये रखना है कि कौन से टी सेल्स? एक्टिवेटेड टी सेल्स, वो सेल्स जो कि एक्टिवेट हो चुके हैं। नाउ एक्टिवेटेड टी सेल का मतलब क्या होगा कि वो सेल जिसको एंटीजन प्रेजेंट किया जा चुका है, वो टी सेल जिसको एंटीजन दिया जा चुका है ताकि भाई इसका कोई इलाज करे, उसको किलिंग करे, सो वो सेल क्या कहलाएगा? एक्टिवेटेड टी सेल कहलाएगा। नाउ जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं वो साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी भी शो कर सकते हैं, मतलब सेल को किल भी कर सकते हैं, पैथोजन को किल भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और बी सेल्स क्या करेंगी? दे विल मेक व्हाट? दे विल मेक द एंटीबॉडीज, जिसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ ये सारा सिस्टम होता कैसे है कि जो ये इंटरफेरॉन अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये रेप्लिकेशन को तो रोकते हैं लेकिन किलर सेल्स को भी क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को एक हेल्प मिलती है। और स्टार्ट में हमने बात की कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स क्या करती हैं? वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की सपोर्ट करती हैं, एक्टिव किलर सेल्स को एक्टिव करती हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस आती हैं, आपके पास नेचुरल किलर सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आती हैं। नाउ स्टूडेंट्स डायग्रामेटिकली इस प्रोसेस को समझते हैं। सो यहां पे हम ये कहें कि ये आपके पास सेल नंबर 1 है एंड दिस इज सेल नंबर 2। अब कोई भी एनिमल या ह्यूमन वायरस है, उसको जैसे ही अपना होस्ट मिलता है सो ये वायरस क्या करेगा? जैसे यहां पे हम बात करें, ये जो ब्लू लाइन से शो किया गया है ये वो साइट है जिसको ये वायरस पहचानता है।
सो इसका मतलब ये एज अ क्या काम करती है, ये एज अ रिसेप्टर काम करती है, किसके लिए, फॉर द वायरस, ताकि वायरस को अपने होस्ट का पता चले। सो जैसे वायरस को अपना होस्ट मिलेगा, व्हाट द वायरस विल डू, वायरस अपने डीएनए को इंजेक्ट करेगा इनटू द सेल। इस सेल में जैसे ही वायरल डीएनए आएगा, इस डीएनए की क्या होगी, इस डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, जिसकी वजह से और नए वायरसेस बनेंगे। जैसे यहां पे शो हुए हैं, ये आपके पास पेरेंट वायरस था, जब वो डीएनए उसका रिकंबाइन हुआ होस्ट में, और मजीद वायरसेस बने। लेकिन ये जो वायरस का डीएनए है, इसकी वजह से इस ह्यूमन सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आएंगी। उन साइटोप्लाज्मिक चेंजेस की वजह से जो न्यूक्लियस है हमारा, वो न्यूक्लियस क्या करेगा, वो उसमें जो जीन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के कुछ जीन्स एक्टिव होंगे, और ये वो जीन्स हैं जो कि इंटरफेरॉन्स बनाएंगी। सो यहां पे जो ये ट्रायंगुलर शेप के आपको नजर आ रहे हैं, दे आर व्हाट, दे आर इंटरफेरॉन्स। अब इंटरफेरॉन्स को उस सेल ने बनाया है जिसको वायरस ने ऑलरेडी इन्फेक्ट किया है। जैसे वायरस की कॉपी ज्यादा होंगी, ये सेल फटेगा, ये सेल क्या होगा, इट विल बर्स्ट। जब बर्स्ट होगा, सो और वायरसेस निकलेंगे, जो वायरसेस निकलेंगे तो साथ में इंटरफेरॉन्स भी निकलेंगी। ये जो इंटरफेरॉन्स हैं, ये दूसरे सेल्स में जाएंगी और सेल्स में जाएंगी। जैसे यहां पे इस सेल की हम बात करें, सो ये इंटरफेरॉन्स जो हैं, ये जैसे दूसरे सेल में जाती हैं, वहां पे और इंटरफेरॉन के जीन्स को ये क्या करेंगी, ऑन करेंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे और इंटरफेरॉन्स बनेंगे। नाउ जो नए वायरसेस बने थे, वो जब उस नए सेल को अफेक्ट करेंगे, सो जैसे ही ये वायरस का डीएनए इस सेल में आएगा, सो ये इंटरफेरॉन्स इसके डीएनए के साथ बाइंड करेंगे, या हम कह सकते हैं कि ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगी, इस वायरस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के साथ क्या होंगी, बाइंड होंगी, जिसकी वजह से वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा, और इस तरीके से वायरस जो एंटीजन है, उसकी जो इन्फेक्शन है, उसको हमारी बॉडी स्टॉप कर देगी। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हेपेटाइटिस सी वायरस का सुना होगा। हेपेटाइटिस सी वायरस में इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा और गामा प्रोड्यूस होते हैं, जो कि वायरस की रेप्लिकेशन को स्टॉप करते हैं। लेकिन ये इंटरफेरॉन्स इतने ज्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं होते क्योंकि वायरस की रेप्लिकेशन की स्पीड ज्यादा है और इनकी सिंथेसिस बहुत स्लो होती है। सो रिसर्च से पता यह चला कि जब इंटरफेरॉन्स वायरस की रेप्लिकेशन को स्टॉप करते हैं, सो लैब के अंदर सेल्स को ग्रो किया गया। सेल्स की ग्रोथ के बाद इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन की गई और उन इंटरफेरॉन्स को मार्केट में लाया गया। सो जितने भी हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको इंटरफेरॉन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जितने भी वायरसेस हैं उनकी रेप्लिकेशन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता स्लो से स्लो होती जाती है, और इस तरीके से जो इंसान है वो हेपेटाइटिस सी से छुटकारा हासिल कर लेता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हमने बात की। छोटा सा खुलासा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिवेट होती हैं। कब? जब एंटीजन के साथ ये बाइंड करेंगी, तरतीबवार ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होती जाएंगी और उस सेल को सराउंड करेंगी, उसको बर्स्ट करेंगी, या इंटरफेरॉन्स की तरह काम करेंगी, जिसमें ये वायरस की रेप्लिकेशन को स्टॉप करती हैं। सो आई होप आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के थर्ड कंपोनेंट की। सो तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।